हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमने स्टार्ट किया था आधुनिक भारत का इतिहास आर एग्ज़ाम के लिए। इसके पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम अपना प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो यूरोपीय कंपनियों का आगमन के हमने आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे यूरोपीय कंपनियों के आगमन में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इनके बारे में क्वेश्चन करेंगे हम, और क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। इसमें से कौन से एक नवाब थे जिन्होंने बंगाल के मुगल सम्राट द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? ठीक है, वो थे मुर्शीद कुली खान। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा, जो मुगल सम्राट फर्रुखशियर थे उनके द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल के सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा, एक मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला, उनके द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लासी की लड़ाई। ठीक है, प्लासी का युद्ध। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से ही हुआ था। जो भारत में इंडिया में जो ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ वो प्लासी के युद्ध से ही हुआ था। प्लासी का जो युद्ध था वो 23 जून 1797 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन उद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ ने सेना नायकत्व में, ये सेना के नायक थे। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी जो थी नेता मीर मदन तथा मोहन लाल थे। एक और टुकड़ी थी इसकी नवाब की, इसमें एक नेता मीर मदन और मोहन लाल थे। एक गोली में रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया था। एक गोली मार दी गई और अचानक से एक गोली लगी और मीर मदन रणभूमि में ही उसकी डेथ हो गई थी। नवाब सिराजुद्दीन दौला द्वारा प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा। यह भी कहा कि नवाब की सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथ में छोड़ युद्ध से चले जाने के लिए भी कह दिया था सिराजुद्दीन को। सिराजुद्दीन उद्दौला मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उस हार का कारण बना। जो सिराजुद्दीन उद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, प्लासी के युद्ध का यही कारण बना था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों का तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पादन दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। इस युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी। इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है इसी युद्ध को। जबकि सर्वाधिक निर्णायक जो युद्ध था वो बक्सर का युद्ध था 1764 में, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की थी। जो बक्सर का युद्ध था इसने भारत में प्रभुसत्ता स्थापित की थी। लेकिन इसमें पूछा है ना क्वेश्चन में कि जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो शुरुआत प्लासी की लड़ाई से हुआ था। ये जो हुआ था 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। इसका जो राइट ऑप्शन है आपको पता है ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1761 में, 1757 में, 1760 में या फिर 1767 में? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हमने आपको अभी बताया कि 1757 में, 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में? प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, मुंगेर के युद्ध में, वांडीवाश के युद्ध में? इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था वो था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, हमने आपको पहले भी बताया कि जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था वही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, जिसे प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन उद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? किस सेनानायक को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की उपाधि मिली थी? अल्बुकर्क को, रॉबर्ट क्लाइव को, फ्रांसीसी डुप्ले को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव को। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि विलियम पिट ने कहा था कि वह स्वर्ग से उतरा सेनानायक था, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव को। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था वो मैदान कहाँ स्थित है? वह मैदान स्थित है वो है पश्चिम बंगाल में। वर्तमान में पलाशी, इसका जो नाम है पहले प्लासी का, वर्तमान में इसे पलाशी का युद्ध मैदान पंजाब राज्य में नदियाँ जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ये राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, भागीरथी की नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी? अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर जाफर ने, मीर कासिम ने। इसमें से कौन अंग्रेज शासक ऐसा था जिसने अपनी जो राजधानी थी उसे स्थानांतरित कर ली थी? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। वह मुर्शिदाबाद में षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक ना हो। ऑप्शन नंबर डी राइट। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए इसने अपनी जो राजधानी थी उसे मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? सबसे अधिक कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसने अंग्रेजों को भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित कर दिया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। हमने आपको पहले भी बताया कि जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। अंग्रेजों ने मीर कासिम को अवध के नवाब सिराजुद्दीन दौला तथा दिल्ली में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना सम्मिलित थी। इसमें बक्सर के युद्ध में परास्त किया गया था इन्हें। इस युद्ध में अंग्रेजों की जो कमान थी वो मेजर हेक्टर मुनरो ने संभाली थी। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ था कि प्लासी के निर्णयों पर मुहर लग गई थी। भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं बचा था। इलाहाबाद तक यह जो प्रदेश था वो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। जो दिल्ली का मार्ग था वो खुल गया था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध साबित हुआ था। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है, P.E. रॉबर्ट्स एक राइटर है, उन्होंने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेज प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं भी अधिक उपयुक्त होगा। इसको जन्मभूमि मानी जा सकती है बक्सर के युद्ध को। यदि बक्सर का युद्ध का परिणाम देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था और बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विजय का परिणाम है। इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिकों की विजय बताई थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल ने स्थापित कर दी थी। जो बक्सर का युद्ध था, युद्ध के बाद इसने कंपनी और अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उत्पन्न हो गया था। ये बक्सर का युद्ध, ये युद्ध आप सन याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। जो प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मैं आपको पहले भी बताया, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर को, प्लासी को, श्रीरंगपट्टनम को या वांडीवास को? इसका भी राइट ऑप्शन बक्सर ही है। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, ठीक। तो ये ना ले कि अनर्गल ना ले कि बार बार क्वेश्चन रिपीट क्यों किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि इन क्वेश्चनों की क्या टेक्निक अलग अलग एग्जाम में किस तरह से आपसे पूछे गए हैं। इसमें लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड है,
सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन इंक्लूड है, तो अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह से आए हुए हैं। बस आपको ये दिखाया जा रहा है कि एग्जाम में पेपर किस तरीके से आ रहा है और कैसे पूछा जा रहा है, और आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के समय जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल में नवाब कौन था बक्सर की लड़ाई? दिल्ली का जो शासक था वो शाह आलम द्वितीय था, और बंगाल में जो थे वो मीर जाफर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस शासक ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? फर्रुखशियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दीन दौला। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है, शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद में दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण के लिए लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। उसे अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में लिया था और उसे इलाहाबाद में रखा था। तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को वो क्षेत्र दे दिए गए थे। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन था वो आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया था, उसकी आंखें फोड़ दी थी। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। इन्हें पेंशन भोगी बना दिया गया था। अकबर द्वितीय को 1806 से 37 तक और बहादुर शाह द्वितीय को 1837 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशन दिया था, पेंशन भोगी बना दिया था इनको। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, मुगल सम्राट। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, शाह आलम द्वितीय। बहुत ही जिसका जो जीवन रहा बहुत ही दुखों से भरा रहा, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, अफगान का राजा। राइट ऑप्शन नंबर बी है, मुगल सम्राट ने। शाह आलम द्वितीय था मुगल सम्राट उस टाइम, उसने ही इन्हें बंगाल की दीवानी प्रदान करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट कॉर्नवालिस को, रॉबर्ट वेल्लेजेली को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 में, 18 अगस्त 1765 में, 29 अगस्त 1765 में या फिर 21 अगस्त 1765 में? इसका राइट ऑप्शन हमने आपको पिछले क्वेश्चन में 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे कब बनाया गया? मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान को, सिताब राय को, राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन को। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान को। मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी 1765 में, उसने भगौड़े सम्राट शाह आलम को, भाग गया था ना मैदान छोड़कर, शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। हमने आपको पहले बताया कि उसे इलाहाबाद में रखा गया था। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी, पहले बात कर चुके हैं हम इसमें, जिसके बदले कंपनी को सम्राट ने 26 लाख रुपये का निजामत व्यय और 53 लाख रुपए उसको निजामत 26 लाख रुपए उसको सम्राट की कंपनी को, और निजामत जो उसका व्यय था वो 53 लाख रुपए हर महीने देना था। इस समय कंपनी सीधे कर मतलब नहीं लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी कोई क्षमता थी। कंपनी दीवानी कार्य के रूप में उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद खान रजा को, बिहार के लिए रजा सिताब राय को और नियुक्ति के लिए मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में कार्य कर रहे थे। इन तीनों को, क्योंकि कंपनी सीधा पैसा अपने अकाउंट में नहीं मतलब अपने अकाउंट में आप मान लीजिए कि खुद
नहीं लेना चाह रही थी, किसी के थ्रू लेना चाह रही थी, तो इसके लिए क्या हुआ था, इन्होंने 3 उप दीवान नियुक्त किए थे अपने हिसाब से, जो उनके हिसाब से कार्य करे। जो पहले बंगाल के लिए जो थे वो मोहम्मद रजा खान थे, और बिहार के लिए जो थे वो थे राजा सिताब राय। इन दोनों को ले लिया था उप दीवान के रूप में, और जो उप नाजिम के रूप में भी कार्य कर रहे थे ये। मतलब इसका ये था कि कार्य जो है भारतीयों द्वारा ही चलता था, लेकिन जो उसका अधिकार था वो कंपनी के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए थे? गारो, खासी, कुकी, टिपरा। जब ये दीवानी प्रदान हो गई थी, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, वो सबसे पहले कौन सी जनजातियों से को जान पाए थे लोग? खासी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद जब ब्रिटिश ने 1765 में सिलहट, एक जगह है सिलहट, आए, वहाँ खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु व सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पहुँचे थे। सिलहट की सीमा पर पडुआ आते थे। पडुआ एक जगह है, वहाँ आते थे। खासी पर्वतों पर में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। जो बंगाल में चूना पत्थर की वहीं से किया जाता था, जो पडुआ जगह थी एक सिलहट में। कुछ समय पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे, चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वह खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से किस जो सही कालानुक्रम है कौन सा है? वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। दूसरा है अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तीसरा है वांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। चौथा है अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या फिर प्लासी का युद्ध। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। जो अंबर का युद्ध हुआ था वो 1749 ईस्वी में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों के संयुक्त सेनाओं ने बेल्लूर के समीप, बेल्लूर एक जगह है उसके समीप, उसी के स्थान पर अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया था। इस जो ये उपलक्ष्य था इनका, इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, तथा उसकी सरकार के उसने डुप्ले जो सरकार चला रहा था उसकी सरकार के कुछ ज़िले में फ्रांसीसी को दे दी थी। और इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जो जंग थे उन्होंने प्रार्थना पत्र में एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी का नेतृत्व हैदराबाद में तैनात कर दिया था। इसने अपनी सेना की एक टुकड़ी। जो प्लासी का युद्ध हुआ था हमने आपको बताया 1757 में हुआ था। बंगाल के नवाब और जो नवाब सिराजुद्दौला और उनके रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। नवाब बनने के बाद मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को उसकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जमींदारी पुरस्कार में दे दी थी और रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 पाउंड निजी भेंट दी थी, अपने पास से भेंट दे दी थी रॉबर्ट क्लाइव को। जो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। जो ये युद्ध था उसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। अंग्रेज़ सेना का नेतृत्व सर एयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दीन दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय व संयुक्त सेना तथा अंग्रेज़ के मध्य युद्ध हुआ था ये, जिसमें अंग्रेज़ विजयी हो गए थे फिर से। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, तथा बक्सर के युद्ध में प्लासी के जो निर्णयों का इसने बक्सर का युद्ध प्लासी में भारत में जो ब्रिटिश कंपनी का था उसकी मोहर लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट लाली, फ्रांसीसी मार्टिन, डुप्ले, नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, काउंट लाली। हमने आपको भी बताया कि इस सेना का जो नेतृत्व किया था काउंट लाली ने किया था, और ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। जो अंग्रेज़ों की नेतृत्व की थी वो जो अंग्रेज़ों का जिन्होंने नेतृत्व किया था वो एयरकूट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने
डच को हराया। इसका राइट ऑप्शन हमने आपको अभी बताया, ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में लड़ा गया था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध लड़ा गया था। ये चीलिया वाला है, ठीक है, चिलिया वाला का युद्ध जो डलहौजी के विरुद्ध मराठे के विरुद्ध लड़ा गया था। अगला जो है खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी में लड़ा गया था। जो बक्सर का युद्ध था वो 22 अक्टूबर 1764 में अवध के नवाब सिराजुद्दीन दौला और मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ था। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। यही जो पराजय थी भारत में उसके पतन की शुरुआत थी। चिलिया वाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो लॉर्ड गफ ने किया था। सिख सेना शेर सिंह की नेतृत्व में लड़ी गई थी। यह जो युद्ध था इसमें अनगिनत समाप्त हुए थे, बहुत सारे अनगिनत लोग मारे गए थे इसमें। इस युद्ध का समय भारत में गवर्नर जनरल, जब ये युद्ध हुआ था तो भारत में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ था जिसमें निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निजाम की हार हुई थी, ठीक। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा ने, मुगल ने, राजपूत ने या फिर सिख ने? सबसे ज़्यादा किसने विरोध किया था? सर्वाधिक जो विरोध किया था वो मुगल सम्राट ने किया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध करने वाले जो थे वो मुगल सम्राट थे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? उन मराठाओं ने। सबसे अधिक भारत में जो अंग्रेजों का विरोध किया मराठाओं ने किया। आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल जो साम्राज्य थे वो खंडहरों तथा मराठाओं ने अपने साम्राज्य में आधारशिला रखी थी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों को मुँह खानी पड़ी थी, अंग्रेज हार गए थे जब पहली आंग्ल मराठा युद्ध हुई थी। सालबाई की संधि, प्रथम युद्ध बंद हुआ। बेलजेली 1802 में अपने सहायक संधि में जाल से पेशवा को बांध लिया था। जब उसने सहायक संधि करने, बेलजेली ने कहा कि हम सहायक संधि करेंगे, समझौता करने के लिए कहा और फिर वहाँ पेशवा को बांध लिया उसने। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की जो सही शक्ति को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश सर्वोच्च की स्थापना कर ली थी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये मराठा। ये सबसे ज़्यादा इनकी बहस हुई थी। यहाँ से हम थोड़ा सा जानेंगे पंजाब मैसूर जो क्षेत्रीय राज थे उनके बारे में। रणजीत सिंह का जो राज्य था उसमें सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। उसमें जो सम्मिलित था वो श्रीनगर सम्मिलित था। जो रणजीत सिंह की राज्य में सम्मिलित था वो श्रीनगर सम्मिलित था। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1819 में अमृतसर में एक संधि हुई थी। संधि का तत्कालीन जो प्रभाव यह हुआ था कि रणजीत सिंह का सतलज जो नदी है सतलज पार कर सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सपना टूट गया था। परंतु दूसरी ओर जैसा कि कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट थी। इनको पश्चिम दिशा में जहाँ तक प्रसार करना चाहे वहाँ तक कर सकते थे, इनको छूट थी। इन्होंने क्या किया, 1818 में मुल्तान को, 1819 में कश्मीर को और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल के संबंधित थे? सुकरचकिया से, सांधावालिया से, अहलूवालिया से, रामगढ़िया से। हमने आपको अभी बताया कि जो रणजीत सिंह थे ये सुकरचकिया मिसल से इनका संबंध था। सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह जो थे उनके घर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी अमृतसर, पटियाला, लाहौर या कपूरथला? महाराजा जो रणजीत सिंह थे इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी के किनारे गिर गई थी।
रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर का अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह सूजा से, जमान शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, शाह सूजा से। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। पंजाब जो था वो जो अहमद शाह अब्दाली थे उनके साम्राज्य का भाग था। 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों पर छोड़कर शेष पर सिख मिसलों था उनका अधिकार हो गया था। दूसरी साइड क्या था कि अफगानों ने आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति थी उसे दृढ़ करने के लिए अवसर मिल गया। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह सूजा काबुल की गद्दी पर बैठ गया था और उसका जो भाई था शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां को दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया था तथा वह कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया था। इसी अवसर पर जब ये टाइम चल रहा था, इसी टाइम शाह सूजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह को सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर को हीरा भेंट कर दिया था। सहायता मांगी थी, रणजीत सिंह ने इनकी सहायता की तो उसने कोहिनूर का हीरा भेंट कर दिया शाह सूजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा शेर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसने कहा कि उसकी एक आंख खराब होगी तो उसने कहा, और फूट गई तो उसने कहा कि ईश्वर की ये इच्छा थी कि मैं सभी धर्म को एक आंख से देखूं? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महाराजा रणजीत सिंह ने। इनका जन्म 13 नवंबर 1980 को, हमने आपको पहले बताया, सुकरचकिया मिशल के महासिंह के घर में हुआ था। 12 वर्ष के ही थे जब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। 1792 से 1797 तक एक प्रतिशासन परिषद जिसने इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, शासन कार्य चलाया गया। इन लोगों के द्वारा शासन कार्य चलाया गया था। 1797 में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया था। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर, कोटड़ा और अम्बाला पर 1868 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने अपनी दूसरी आँख की रोशनी, इसीलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली, इनकी दूसरी आँख की रोशनी चली गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह ने उत्तराधिकारी, महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे, हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नैनीहाल सिंह। इसका राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, खड़क सिंह। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र थे खड़क सिंह, वो सिंहासन पर बैठ गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह या फिर दिलीप सिंह? जो सिख राजा थे उनका अंतिम शासक कौन था? वो थे दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह इनके अंतिम शासक थे। महाराजा दिलीप सिंह साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1883 से 1849 तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विजय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 23 अक्टूबर 1893 में उनका जो निधन हुआ था वो पेरिस में हुआ था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर, कुछ स्रोत ये मानते हैं कि 22 और कुछ स्रोत मानते हैं 23 अक्टूबर 1893 में पेरिस यानी कि फ्रांस में हो गया था। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। उन्होंने सिख धर्म छोड़ दिया था और ईसाई धर्म को अपना लिया था। उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी और इनका जो अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था दिलीप सिंह, नैनीहाल सिंह, रणजीत सिंह और या शेर सिंह? इनका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, दिलीप सिंह, ये अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात
पंजाब पर शासक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3 ही परिषद का सदस्य नहीं था? एच.एम. इलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। इनका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों कह सकते हैं, एम.एच. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। इन दोनों को ए और डी दोनों को कह सकते हैं। पंजाब जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, विलय के बाद जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासक करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट ऑप्शन ए और डी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज, हैदर अली, हैदराबाद का निजाम, मराठा। जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें विजयी कौन हुआ? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। जो आंग्ल मराठा युद्ध था 1767 से 1769 ईस्वी तक अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि सम्मिलित हुआ था। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से, हैदर जो था वो अपनी जो कूटनीतिक सूझबूझ थी उसकी, इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपने में मिला लिया था खुद के अंदर, और कर्नाटक आक्रमण किया। अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता का कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला गया। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर का अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं जो थी मद्रास तक जा पहुंची थी। अंग्रेजों को व्यवस्था में हैदर अली की 4 शर्तों को 1769 में मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। अंग्रेजों को व्यवस्था के कारण ये संधि करनी पड़ी थी। हमने आपको बता दिया कि इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर बी, हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पार्टो नोवा का युद्ध में हराया था, कैप्टन पॉफहेम ने, सर एयरकूट ने, सर हेक्टर मुनरो ने, जनरल गोडडार्ड ने। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, सर एयरकूट ने। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल एयरकूट से हुआ था, जिसने पार्टो नोवा के युद्ध में 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त कर दिया था। 1 जुलाई 1781 में सर एयरकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम को, मैसूर को, बंगलौर को या फिर कोयम्बटूर को? जो टीपू सुल्तान थे उसने अपनी राजधानी किसी को बनाई थी? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बन गया था ये जो टीपू सुल्तान था। इसका राइट ऑप्शन था श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, टीपू सुल्तान। कौन वह शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति द्वारा दूतावास स्थापित किया था भारतीयों का? वो थे टीपू सुल्तान। इन्होंने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे अपने। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। हैदराबाद में, पोल्लीलुर में, सेरिंगपट्टनम में, निजामबाद में। इसका जो राइट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है पोल्लीलुर में। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों का निजाम के साथ एक समझौता कर लिया था तथा फ्रांसीसियों से सहायता का वचन लिया था। कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके आरकट पर अधिकार कर लिया। उसके बाद जो टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हरा दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली के साथ, डुप्ले के साथ, टीपू सुल्तान के साथ या फिर नंदराज के साथ? इसका तो राइट ऑप्शन पता ही होगा आप सबको। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान के साथ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 में आसवान श्रीरंगपट्टनम की संधि में मार्च 1792 ईस्वी द्वारा हुआ था। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल थे।
इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू ने 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी लिखी थी। जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने इस संधि के बाद यह टिप्पणी लिखी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1757 में, 1799 में, 1793 में, 1769 में। तो टीपू सुल्तान थे अंग्रेजों के साथ युद्ध में किस वर्ष इनकी ये मारे गए थे? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है 1799 में। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1799 के दौरान लड़ते हुए मारा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली अंग्रेजों को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अपने अंग्रेजों को नहीं दिया। चौथा जो चतुर्थ आंग्ल टीपू सुल्तान पराजित हुए और युद्ध में दिवंगत हो गए थे। इसमें पूछा है इसमें से कौन सा एक सुमेलित है? आपको पता है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर कौन सा एक सही सुमेलित है पूछ रहा ना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुए और युद्ध में मारे गए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरेलस्ट का युद्ध 4 अप्रैल 1969 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हो गया था। जो द्वितीय मराठा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1780 से 1784 तक चला था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मैसूर युद्ध ये हुआ था 1790 से 1792 तक चला था। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। 1784 से 85 में उसने एक दूत कस्तूतिया भेजा। 1787 में टीपू का एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा गया। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम में संधि द्वारा समाप्त हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। इस युद्ध में के दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलजेली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना द्वारा श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। टीपू के जो कुल सदस्यों में बेल्लौर ने कैद कर लिया था। टीपू के जो बहुत सारे सदस्य थे उनको बेल्लौर ने कैद कर लिया था। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, प्रथम संधि वो हुई थी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1765 ईस्वी में। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है 1765 ईस्वी में। जो मंगलौर का संधि हुआ था ये कब हुआ था? मंगलौर की संधि हुई थी मंगलौर की जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी 1784। जो सालबाई की संधि हुई थी वो हुई थी 1782 ईस्वी में। ये सालबाई की जो संधि हुई थी ये ये जो युद्ध लड़ा गया था आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक महादजी सिंधिया के मध्यस्थ अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुआ था 1782 ईस्वी में। जो मद्रास की संधि हुई थी ये आंग्ल मैसूर युद्ध था। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 तक था। इसकी जो संधि हुई थी 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच 1769 में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है 4 3 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। जो बेगम समरू थी इन्होंने एक चर्च का निर्माण करवाया था। ये कहाँ था? सरधना में। 1750 से 1836 में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर में से कौन सा एक सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी।
महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लियड के लिए रेखा गणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति अपनाई थी। ये सही नहीं है, बाकी सारे राइट है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से यही राइट है क्योंकि नहीं पूछ रहा। जो रणजीत सिंह ने ये तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर में अमृतसर में तोपे और गोला बारूद बनाने के लिए कारखाने लगाए थे। आमेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लियड के रेखा गणित के तत्वों को संस्कृत में अनुवाद करवाया। सवाई जयसिंह ने दिल्ली, बनारस, जयपुर ऐसे 5 नगरों में वेधशालाएं बनवाई थी। टीपू सुल्तान जो थे श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति निर्माण करने के लिए धन दिया था। क्योंकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान को था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलाकर षड्यंत्र रचा था। इनमें से कौन कौन सा सही है? पहला, दूसरा और तीसरा, केवल तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, केवल तीसरा राइट है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय, मीर जाफर ने षड्यंत्र रचा था। ऑप्शन नंबर 14 जनवरी 1761 में पानीपत का जो तृतीय लड़ाई हुई थी, अहमद शाह अब्दाली, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली ये मराठा सेना बुरी तरह पराजित हुई थी। इसमें जैन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने किसी ना किसी संबंधी ना खोया। मतलब कोई परिवार महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था जिसके घर से किसी ना किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर किसी के घर से कोई ना कोई मरा था तथा कुछ परिवार में कोई बचा ही नहीं था, उनका सर्वनाश ही हो गया था। 1790 से 1792 में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि के युद्ध में विराम संपन्न हुआ था। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई वह 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों को मिलाकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। इसीलिए इसे साहूकार जगत सेठ या राय दुर्लभ तथा अमीन चंद्र प्रमुख थे। ये केवल तीसरा, इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन था वो थर्ड वन था। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें। इसका जो अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गवर्नर जनरल, गवर्नर वायसराय, इन सब के बारे में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।